गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। अभी तक हमने कंसंट्रेशन के ऊपर डिस्कस किया था। तो कंसंट्रेशन के बाद जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोलिबिलिटी, यानी किसी भी सब्सटेंस को हम दूसरे सब्सटेंस में जब डिसोल्व करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उसे प्रभावित करती है, हम इन बातों के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। और हम यहाँ पर बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले चलो हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है कि मान लीजिए किसी टेम्परेचर के ऊपर आप किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिला रही हैं, तो ये तो है नहीं कि वो आप मिलाते जाएंगे और वो डिजोल्व होता जाएगा। एक लिमिट होगी जिसके बाद वो उस टेम्परेचर पर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो मतलब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या और इसकी सोल्युबिलिटी हम ये कहेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी को, पहला फैक्टर हमारे पास बात करता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। जैसे कि आपने देखा होगा कि पोलर के अंदर डिसोल्व होता है, नॉन पोलर में डिसोल्व होता है। पोलर नॉन पोलर का आपस में डिसोल्यूशन नेग्लिजिबल होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अल्कोहल पानी में डिसोल्व होता है, जैसे कि नमक हम देखें पानी में आसानी से डिसोल्व हो जाता है, मगर जो नमक है वो ऑयल में डिसोल्व आसानी से नहीं होता है, क्योंकि नमक जो होता है वो आयनिक या फिर अब बात करें पोलर नेचर में रहेगा, और जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास पोलर नेचर में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ डिस्कशन होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सी चीज किस में डिसोल्व होगी या नहीं होगी। दूसरा हम बात करते हैं यहां पर डिपेंड होता है कि टेम्परेचर के ऊपर हम बात करें तो जैसे कि आपने प्रोसेस पढ़े होंगे, प्रोसेस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो प्रकार के हैं। तो इसी प्रकार हम देखें कि यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक नेचर का है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी घटेगी। इन द एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर सोल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। और अगर हम किसी चीज को दूसरी चीज में डिसोल्व कर रहे हैं तो उसका नेचर अगर एंडोथर्मिक हुआ, तो अगर हम उसे गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप नमक और चीनी को पानी में मिलाते हैं, आप गर्म पानी करें, वो गर्म पानी में आप नमक और चीनी मिलाएंगे तो और ज़्यादा डिसोल्व होगी। तो मतलब नमक और चीनी का पानी में डिसोल्व होना हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर आप तेल को पानी में मिला रहे हैं तो उनका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, क्योंकि आप गर्म करेंगे तो उसका डिसोल्यूशन क्या होगा, उनका डिसोल्यूशन वहां पर होगा कम। तो हम तीसरा फैक्टर यहां पर बात कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर डिपेंड करता है सरफेस एरिया। यानी मान लीजिए आपने किसी चीज को डिसोल्व करना है, जैसे चीनी के हमारे पास बड़े बड़े पार्टिकल है, अगर आप उसे पानी में डिसोल्व कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको कई देर लगेगी उसे डिसोल्व करने में। आप उस चीनी को बारीक बारीक पीस ले और पीसने के बाद आप डिसोल्व करें तो आप देखेंगे कि इसका डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाता है। तो मतलब जब आपने चीनी के पार्टिकल को पीसा, छोटे छोटे कणों में बदला, तो उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल पहले इतना बड़ा था, पार्टिकल को मैंने इतने भागों में तोड़ा तो वो ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड हुआ। पहले तो हमारे पास केवल ये सरफेस एरिया यूज हो रहा था, जो पानी के कांटेक्ट में आ रहा था, केवल हम इस सरफेस एरिया को यूज कर रहे थे। मगर जब ये पार्टिकल में टूटा तो यहाँ से ये सरफेस एरिया भी निकल आया, ये सरफेस एरिया भी निकल आया, यहाँ से सरफेस एरिया निकल आया, ये सरफेस एरिया निकल आया। मतलब जब हमने बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इस सब्सटेंस का जो डिसोल्यूशन है वो भी इंक्रीज हो गया। तो मतलब किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड में हम डिसोल्व करते हैं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन कौन से फैक्टर यहाँ प्रभावित कर रहे हैं, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा टेम्परेचर पे ये डिपेंड कर रहा है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या प्रोसेस एंडोथर्मिक है,
और तीसरा ये डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया के ऊपर कि सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा है या सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया बढ़ाने से रिजोल्यूशन हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगला हमारा टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। लिक्विड के अंदर अगर हम गैस को डिसोल्व करते हैं तो क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं गैस को डिसोल्यूशन करने का। आप कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है कि हम CO2 गैस मिलाते हैं। अब CO2 गैस किन चीज़ों पर प्रभावित होती है कि कितनी CO2 उसमें डिसोल्व होगी, कितनी नहीं होगी। तो सेम हमारे पास पहला केस इसी पे आता है। पहला किस पे डिपेंड करता है, पहला डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर, भाई गैस का नेचर कैसा है। सेम उसी प्रकार अगर हमारे पास पोलर गैस है, पोलर गैस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास HCl है, तो ये एक पोलर गैस होगी। पोलर गैस ज़्यादा डिसोल्व होगी नॉन पोलर के मुकाबले। जैसे अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर है, नॉन पोलर गैसेस कौन कौन सी होगी हमारे पास, H2 होगी, O2 होगी, CH4 होगा, N2 होगी, CO2 होगी। ये गैसेस हमारे पास कैसी है, नॉन पोलर है। और इन गैसों को अगर हम डिसोल्व करेंगे तो पोलर गैस के मुकाबले ये कम डिसोल्व होगी। मगर इन आपस में देखें तो अगर नॉन पोलर गैस होगी तो जितनी भारी गैस होगी, जितना ज़्यादा उसका मोलिकुलर मास होगा, उतनी ज़्यादा वो डिसोल्व होगी। तो जैसे कि हम बात करें कि इसके अंदर हमारे पास भारी कौन सी होगी, इसका मोलिकुलर मास 2 हो गया, इसका 32 हो गया है, इसका 16 हो गया है, इसका हो गया है 28, इसका हो गया 44। तो सबसे ज़्यादा हमारी भारी कौन सी हुई, CO2। तो मतलब CO2 ज़्यादा डिसोल्व होगी एक सेम टेम्परेचर पर, किससे, O2 से। O2 ज़्यादा डिसोल्व होगी N2 से, N2 ज़्यादा डिसोल्व होगी CH4 से, और CH4 ज़्यादा डिसोल्व होगी H2 से। इस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार नेचर ऑफ गैस प्रभावित कर रहा है किसी भी लिक्विड में डिसोल्व होने से। अब दूसरी बात हम बात करते हैं टेम्परेचर का प्रभाव। तो एक चीज़ हम याद रखें कि दूसरा फैक्टर हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो प्रभाव है वो कैसे है, किसी भी गैस का डिसोल्व होना लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो गैस एक्सपेंड होगी, फैलेगी। तो यहाँ पर हमें गैस को एक्सपेंड नहीं करना है, हमने गैस को वहाँ पर फ्रीज करना है, उसके साथ में उसके साथ कॉन्टैक्ट में लाना है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है। तो इसलिए हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से गैस का डिसोल्यूशन घटता है। तो आज यहाँ से हमें यह भी पता लगता है कि गैस का डिसोल्यूशन किसी लिक्विड में जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तीसरा यहाँ पर हमारे फैक्टर डिपेंड करता है प्रेशर का प्रभाव। प्रेशर के प्रभाव के ऊपर हम बात करें तो जैसे कि हम गैस के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि गैस उतनी ज़्यादा डिसोल्व होगी। इसके ऊपर हमारा नियम है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो गैस के ऊपर हम जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा उसका मास वहाँ पर डिसोल्व होगा। द मास ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। हम ऐसे भी कह सकते हैं या फिर इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जैसे कि हम बात करें कि जितना ज़्यादा मास डिसोल्व होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल फ्रैक्शन के। तो मतलब यहाँ से क्या आया कि जितना ज़्यादा गैस का डिसोल्यूशन हुआ प्रेशर के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ उसके मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आती है P = KHX। ये हमारे पास इक्वेशन कहाँ, KH क्या है, KH इज कॉल्ड द हेनरी कांस्टेंट। KH क्या हुआ, KH इज कॉल्ड द हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा उसके ऊपर यहाँ पर। अब हेनरी कांस्टेंट के ऊपर हम बात करें कि जैसे कि हम प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर दें, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो इक्वेशन के हिसाब से हम देखें
इफ P इज कांस्टेंट तो KH इंटू एक्स इज कांस्टेंट। तो मतलब क्या हुआ, KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी X की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी। तो मतलब किसी भी गैस के लिए अगर हम बात करें, KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उसकी सोल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। तो यहाँ पर KH की वैल्यू का ज़्यादा होना मतलब गैस का डिसोल्यूशन कम होना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे कि KH की वैल्यू किन गैसेस के लिए ज़्यादा होगी, किन गैसेस के लिए कम होगी। जैसे हमने गैसेस के ऊपर बात की थी, जैसे हमारे पास H2CO2 जितनी ज़्यादा हैवी गैस होती है उसका डिसोल्यूशन उतना ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा उसका डिसोल्यूशन होगा तो उसका हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, उसका हेनरी कांस्टेंट उतना कम होगा। तो यहाँ पर ये बातें हेनरी कांस्टेंट को प्रभावित करती है। टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का डिसोल्यूशन घटता है, गैस का डिसोल्यूशन घटता है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। तो विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर हेनरी कांस्टेंट वैल्यू विल बी द इंक्रीज, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। भाई हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पहली तो हम एप्लीकेशन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या किया जाता है भाई, CO2 गैस मिलाई जाती है। तो उसके अंदर हमने अभी हेनरी लॉ से क्या पढ़ा है, हेनरी लॉ से पढ़ा है कि जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे ना गैस के ऊपर उतनी ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी। तो उसका मतलब है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हम जितना ज़्यादा प्रेशर से उस गैस को उसके अंदर एंटर कराएंगे उतनी ज़्यादा गैस उसके अंदर डिसॉल्व होगी। तो हम बात करें, जैसे कि हम बात करें जो गोताखोर होते हैं, आपने गोताखोरों को देखा, दूसरे एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं, गोताखोर होते हैं वो अपने सिलेंडर, गैस के सिलेंडर अपने कमर पे रखते हैं और वो गोता लगाते हैं। तो उसमें देखा होगा उन सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस होती है, साथ में 11% हीलियम मिलाते हैं। 11% हीलियम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो गोताखोर गहराई में जाएंगे पानी का प्रेशर बढ़ेगा, पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो N2 और O2 का रेशियो में चेंजेस आएगा, मतलब N2 का रेशियो बढ़ जाएगा, N2 का ब्लड में रेशियो बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें बैंड्स पैदा होंगे, बैंड्स पैदा होना जो वहाँ पर जो हानिकारक होगा। तो जिसकी वजह से इसमें क्या करते हैं 11% हीलियम मिलाते हैं। 11% हीलियम मिलाने से N2 और O2 के रेशियो में ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। अब जैसे कि हम बात करें, जैसे पहाड़ों पर आपने देखा होगा, जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने से क्या होगा कि जो हम सांस लेते हैं, सांस हमारे लंग्स के पास जाते हैं तो वो हाई प्रेशर पे जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें ऊंचाइयों पर या कम जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक उस पर सांस लेने में दिक्कत आती है। तो डॉक्टर उन्हें सलाह नहीं देते कि वो ज़्यादा ऊंचाइयों पर ट्रैवल करें और इस प्रकार के उनके अंदर वही प्रभाव देखे जाएं। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ की जिनका प्रयोग हम करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ से पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि रोल्स लॉ रिलेटेड है वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर क्या होगा, तो जैसे आप एक पतीला लें, पानी का पतीला, कोई भी बर्तन ले लें, उसमें पानी डालें, आप उसमें पानी डालेंगे तो आप क्या करें, उसे ढक के रख दें, बाहर धूप में रख दें, अंदर रख दें। 4-5 घंटे तक आप उसे ढक के रखें और 4-5 घंटे के बाद आप जब उसे देखेंगे, उसके ढक्कन को पलट कर देखेंगे तो उसके ऊपर आपको वाटर वेपर्स दिखाई देंगे। वाटर वेपर्स क्यों आए, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो इन्वायरमेंट से एनर्जी लेता है और उसके अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में। और वो क्या कर रहे हैं, उस कंटेनर के जो ढक्कन के ऊपर, दीवारों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उस प्रेशर को हम उसका वेपर प्रेशर कह रहे हैं। तो मतलब इस कंटेनर में जो लिक्विड था उस लिक्विड के वेपर के द्वारा कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर डाला, उस प्रेशर को क्या कहा, वेपर प्रेशर कहेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड्स।
द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के ऊपर हमारे पास रोल्स लॉ कहता है यहाँ पर कि रोल्स लॉ, हम वोलेटाइल एक सॉल्यूशन लेते हैं या सॉल्वेंट लेते हैं। वोलेटाइल से मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पानी को भरो, आप बाहर रखो तो आपने देखा होगा वो पानी वेपराइज हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हम उन्हें वोलेटाइल कहते हैं। पेट्रोल को आप रखो, देखो पेट्रोल क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उड़ जाता है ऊपर, तो वो क्या होगा, वोलेटाइल। यानी वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर अपने आप को रेगुलर वेपर में कन्वर्ट करते रहते हैं, हम उन्हें वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। तो रोल्स लॉ है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों केसेस में। तो वोलेटाइल के केस में हम बात करें कि मान लीजिए आपने एक प्योर लिक्विड लिया, प्योर लिक्विड के लिए उसका जो वेपर प्रेशर है वो P0 A है, उसको आपने किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिला दिया, उसको आपने किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिला दिया, दोनों से एक मिक्सचर तैयार किया होमोजीनियस। तो यहाँ पर देखिए उस दौरान उस मिक्सचर में ए के द्वारा जो डाला गया प्रेशर होगा वो उसका प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलो जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। एक हमारे पास लिक्विड वोलेटाइल है ए लिक्विड को हमने मिला दिया बी लिक्विड में, दोनों से हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। दोनों से सॉल्यूशन तैयार हुआ तो ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वेपर में जाएंगे, बी के मॉलिक्यूल है वो भी वेपर में जाएंगे। तो ए के मॉलिक्यूल जो वेपर में जाते हैं वो इतना प्रेशर डालते हैं और बी के जो मॉलिक्यूल वेपर में जाते हैं वो इतना प्रेशर डालते हैं। तो ए के मॉलिक्यूलों के द्वारा जो प्रेशर डाला जाएगा पीए वो बराबर होगा पीए जब प्योर में था, जब वो प्योर में था तो उसका वेपर प्रेशर गुना में, जब वो सॉल्यूशन में आ गया तो उसके मोल फ्रैक्शन की मल्टीपल के बराबर होगा। उसी प्रकार हमारे पास पी बी जो होगा वो बराबर होगा P0 B इंटू एक्स बी, मतलब जब B हमारा सॉल्यूशन में कितना प्रेशर डालेगा वो बराबर होगा जब B प्योर में था, जब जितना प्रेशर जो प्योर में डाल रहा था गुना में जितना सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन है उसके बराबर वो अपना प्रेशर डालेगा। अगर हम इसको और आगे देखें तो हमने यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी पढ़ा है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार जो सॉल्यूशन होगा उसका टोटल प्रेशर होगा PA जमा में PB। तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर पुट करें तो ये हुआ PA नॉट इंटू XA प्लस में P0B इंटू XB। अब हम ले रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए अब हमें पता है XA बराबर जमा में XB बराबर हुआ 1, तो XA बराबर किसके हुआ 1 माइनस में XB, यानी XA की जगह हम ये पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो XA की जगह देखिए P बराबर हुआ P0 A, XA की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ 1 माइनस में XB प्लस में यहाँ आया प्लस में PB नॉट इंटू XB। सोल्व करते हैं P0 A माइनस में P0 A इंटू में XB, इसको इससे मल्टीपल किया ये आया, इसको इससे मल्टीपल किया ये आया, प्लस में P0 B इंटू XB। दोनों केसेस में आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसको लाते हैं इधर, इसको इधर लाते हैं तो P माइनस में P0 A बराबर रहेगा, इन दोनों से कॉमन लेते हैं XB, बच गया क्या P0 B माइनस में P0 A। अब देखिए मैं यहाँ पर XB को निकालता हूँ तो इसको इधर ले आता हूँ, P माइनस में P0 A अपॉन P0 B माइनस में P0 A बराबर आया XB। इस प्रकार हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। अगर आप इसी इक्वेशन को दूसरे के साथ लगाते हैं तो वहाँ पर हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
कि एक्स ए जो हुआ, यहाँ पर देखो एक्स भी है, मैं यहाँ एक्स ए को निकालने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ए और ए है, तो इसकी जगह मैं करूँगा बी और इसकी जगह मैं करूँगा ए। तो मैं इस इक्वेशन को लिखूँगा पी माइनस में पी नॉट में बी माइनस में पी नॉट ए माइनस में पी नॉट बी। एक्स ए को निकालना है तो देखिए इसमें मैं ये चेंजेस करूँगा, यहाँ से आपने डेरिवेशन करना है तो उस दौरान आपने क्या रखना होगा कि एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए पुट करना होगा। बस इस स्टेप में आपने चेंजेस करने होंगे तो आप इस रिजल्ट को यहाँ पर पाएंगे। तो ये हमारे पास है रोल्स लॉ की जो इक्वेशन है। अब इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर आइडल सॉल्यूशन के बारे में। आइडल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जैसे कि आइडल सॉल्यूशन, आइडल गैस इक्वेशन भी आपने पढ़ी होगी 11वीं क्लास में, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के आइडल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है उस सॉल्यूशन को हम आइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो रोल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, जिस सॉल्यूशन के लिए पी ए बराबर है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी बराबर है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, हम उसे आइडल सॉल्यूशन कहेंगे। अब आइडल सॉल्यूशन के लिए और क्या क्या कंडीशन होती है, आइडल सॉल्यूशन में अगर हम ए जो इसका ए कंपोनेंट है जब उसे हम बी के साथ में मिलाते हैं तो वहां पर ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन आ रहा है या बी और बी के बीच में इंटरेक्शन आ रहा है वो ए बी इंटरेक्शन के बराबर होता है। यानी ए और ए मॉलिक्यूल का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा ए बी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा तो मतलब ना तो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होंगे ना ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंप्रेस होगी। तो मतलब उनके अंदर जो चेंज ऑफ वॉल्यूम आएगा वो जीरो होगा, ना तो सॉल्यूशन मिलाने के बाद फैलेगा ना ही वो अट्रैक्शन के द्वारा घटेगा, क्योंकि अट्रैक्शन विल बी सेम। और अगर ऐसा केस घटित होता है ना ही वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना ही मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ एंथैल्पी भी वहां पर क्या होगी, जीरो होगी। तो कंडीशंस क्या होती हैं आइडल सॉल्यूशन की, कि वो रोल्स लॉ को फॉलो करता है, ए बी अट्रैक्शन बराबर होता है ए एंड बी बी अट्रैक्शन के, वॉल्यूम का चेंज जीरो होता है और यहाँ पर चेंज ऑफ एंथैल्पी भी यहाँ पर क्या होती है, जीरो होती है। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास रोल्स लॉ है, रोल्स लॉ का जब नॉन आइडल केस आता है उसमें हम क्या करते हैं, रोल्स लॉ फॉर नॉन आइडल सॉल्यूट। तो मान लीजिए हम एक वोलेटाइल सॉल्यूशन लेते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, सॉरी वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें, जैसे कि नमक को हमने ऐड कर दिया है, किसी भी साल्ट को ऐड कर देते हैं, तो उसके द्वारा जो साल्ट होगा वो वोलेटाइल नेचर का नहीं होगा। तो मतलब हमने वहां से क्या निकाला था, पी बराबर है पी ए जमा में पी बी। टोटल जो प्रेशर सॉल्यूशन का है वो पी है और वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हमारे प्रेशर के बराबर है। ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट का प्रेशर है। तो हमारे पास बी कैसा ले लिया हमने, बी इज नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल। अगर बी नॉन वोलेटाइल है तो मतलब बी के मॉलिक्यूल वेपर में नहीं जाएंगे, बी के मॉलिक्यूल वेपर में नहीं जाएंगे तो उसके द्वारा जो प्रेशर डाला जाएगा वो जीरो होगा। तो अगर उसके द्वारा डाला गया प्रेशर जीरो होगा तो सारा का सारा प्रेशर कौन डाल रहा है, ए डाल रहा है, सारा का सारा प्रेशर ए डाल रहा है। तो हमें रोल्स लॉ के मुताबिक पी ए क्या पता है, पी ए बराबर है पी नॉट ए इंटू में एक्स से। अब यहां से देखें पी सॉल्यूशन का जो प्रेशर है पी एस है वो बराबर आया पी ए के, और पी ए बराबर हुआ पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यहां से एक्स ए निकाल लें तो सॉल्यूशन का प्रेशर डिवाइडेड बाय ए का प्रेशर इसके बराबर आया। अब इसमें हम बात करें, हमें मोल फ्रैक्शन, बाइनरी कंपोनेंट में हमें मोल फ्रैक्शन का सम पता है। क्या पता है हमें कि एक्स ए जमा में एक्स बी बराबर है 1। तो यहां देखिए एक्स बी बराबर हुआ 1 माइनस में एक्स ए, इसको इधर ले आए तो हमें एक्स ए की वैल्यू पता है, यहां पर पुट कर देते हैं। एक्स बी बराबर हुआ
1 माइनस में PS अपॉन P0 A, ये वैल्यू थी हमारी x की, ये यहाँ पर हमने पुट कर दी है। इसे सोल्व करें, इसका एलसीएम लें तो ये आया P0 A माइनस में PS अपॉन में P0 A, जो कि बराबर होगा XB। और B कौन था? B नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, जो उसका मोल फ्रैक्शन XB है। यानी यहां से नॉन वोलेटाइल रोल्स लॉ के अनुसार क्या आया यहां पर कि यहां पर हुआ प्रेशर का डिप्रेशन ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअर हो गया यहां पर प्रेशर, और ये हो गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। किस केस में? जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं। तो आज के टॉपिक हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे यहाँ पर कि रोल्स लॉ को फॉलो ना करने वाले नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो डेविएशन दिखाते हैं, अपने जो पथ से डेविएट हो जाते हैं। वो डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा इतना ही टॉपिक है।